गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और ये इसमें अक्टूबर से दिसंबर तक 2016 तक इसमें कवर किया गया है। और जो आज हमारे नए व्यूअर हैं वो इस हमसे जुड़े हैं तो वो इसके पहले की वीडियो जाके ऑनलाइन यूपीएससी जो चैनल है उस पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि एनवायरनमेंट और नेशनल इंटरनेशनल आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, इन सभी से संबंधित करेंट अफेयर्स के लिए वीडियो है उसमें। और वो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, तो उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो लोकटक झील है इसके बारे में देख रहे हैं। तो क्या हुआ है कि जो हमारे पर्यावरण और वन मंत्रालय है उसने लोकटक झील के संरक्षण के लिए एक 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है। तो इस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है लोकटक झील की। तो हम लोग को चाहिए कि लोकटक झील के बारे में विस्तृत जो नॉलेज है उसको हम लोग देख लें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में है। और यह झील पूर्वोत्तर भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। और लोकटक झील फुमडीज के लिए प्रसिद्ध है। फुमडीज क्या है, यह अस्थायी द्वीपों का एक श्रृंखला है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं जैसे कि इस तरह का होता है, आप लोग देख रहे हैं इसमें इस तरह का जो पार्ट होगा तो ये होगा, ये इसे कहते हैं फुमडीज। कहीं कहीं स्थल है, फिर पानी है, फिर स्थल है, पानी है। तो इसके लिए जो है इस तरह के न्यूजीलैंड है, इसके लिए वो हमारा लोकटक झील काफ़ी ही प्रसिद्ध है। और देख लेते हैं आगे। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा कैबुल लामजाओ विश्व का यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसे जो है कैबुल लामजाओ। तो ये क्या है, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और यह पार्क एंडेजर्ड संघाई हिरन का एक जो प्राकृतिक आवास है, अंतिम प्राकृतिक आवास है यहाँ पे। अर्थात यहाँ पे जो हमारा संघाई हिरन है जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं, उसके लिए मतलब कि प्राकृतिक आवास है और अंतिम प्राकृतिक आवास है। अर्थात इससे पहले जो भी होंगे वो नष्ट हो गए होंगे। तो इसके लिए और एंडेजर्ड किसने घोषित किया, ये IUCN द्वारा इसे अति संकटग्रस्त घोषित किया गया है, किसे, डांसिंग डियर को। और ये जो है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, मणिपुर के बिष्णुपुर जिला में स्थित है। ठीक, तो इसका नियरेस्ट जो सिटी है वो मिरांग है। इसके बारे में और देख लें। तो हम लोग देखते हैं IUCN के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें कि एंडेजर्ड IUCN द्वारा घोषित किया गया है। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लें। यह इसका फुल फॉर्म देख रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका फुल फॉर्म हो गया IUCN का। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1948 को। और यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और यह क्या करता है कि जो प्राकृतिक संसाधन संबंधित संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए कार्य करता है। तो इससे संबंधित यह IUCN है। तो इसके बारे में पूछ सकता है एग्जाम के लिए, एग्जाम में। तो इसको आप लोग बार बार इस पर पढ़िएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले के भी वीडियो जो इन्वायरमेंट से संबंधित था तो उसमें भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम लोग को याद हो जाएगा। और आगे देखते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं जो हमारा नेशनल पार्क है, ये हो गया कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये लोकटक झील हो गया। और ये मणिपुर हो गया। मणिपुर जो है भारत का पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उसका वो राज्य है। जैसे कि यहाँ पे इसके बाद म्यांमार शुरू होता है। इसका जो मतलब सीमावर्ती राज्य है, नागालैंड है, इधर हो गया, असम इधर हो गया, ये मिज़ोरम हो गया। तो ये हो गया जो मणिपुर हो गया। और यहाँ रहा हमारा जो ये बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे ये हो गया लोकटक झील। और यहाँ पे ही है कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ जो है वो कई जैसे कि तैरता हुआ है, अर्थात फुमडीज जो है उस तरह के स्थल पे बनाया गया है और कई भागों में बटा हुआ है। आगे हम लोग देख रहे हैं इमिशंस गैप। तो ये क्या, उत्सर्जन गैप। उत्सर्जन गैप का अर्थ होता है 2020 में जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक उत्सर्जन के स्तर को इस वर्ष में अपेक्षित स्तर के बीच का अंतर। जैसे कि हमारा जो लक्ष्य रखा गया है 2020 तक कि कितना हम लोग को रखना है, तो उसके अनुसार और
फिर अभी कितना है, अभी उत्सर्जन कितना है जो विभिन्न गैसों का, उससे संबंधित है ये इमिशंस गैप। तो उस दोनों के बीच के अंतर को इमिशंस गैप कहते हैं। अब देखें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के रिपोर्ट के अनुसार जीवाश्म ईंधन और उद्योगों में उत्सर्जन में इसे स्थिरता के कुछ संकेतों के बावजूद ग्लोबल इमिशन में वृद्धि हुई है। मतलब कि इसके अनुसार मतलब यूनेप जो है वो यह रिपोर्ट में बताया है कि जैसे कि इमिशंस के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि विभिन्न तरह के जो जैव मतलब जीवाश्म ईंधन है, उद्योग से संबंधित विभिन्न तरह गैस हैं जो हानिकारक हैं, उसके उत्सर्जन में कम किया जाए, उसके इमिशंस कम किया जाए। तो इसके बावजूद भी ग्लोबल इमिशंस में वृद्धि हुई है। तो इसकी रिपोर्ट ये कौन है, राष्ट्रीय पर्यावरण संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम। इसके बारे में देख लें यूनेप के बारे में। तो ये क्या है, यूनेप एक यहाँ पे देख लें इसका स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, और ये इसकी जो हेड क्वार्टर है नैरोबी केन्या है, और इसका ये है यूनाइटेड इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब कि ये पार्ट है यूनाइटेड नेशन का। तो ये भी पूछ लेता है कि इसका पार्ट है कि नहीं यूनाइटेड नेशन का, यूएन का। तो ये इसका पार्ट है, और ये क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरणीय प्राधिकरण है जो वैश्विक पर्यावरण के एजेंडे को निर्धारित करता है। और ये क्या करता है कि इसमें ये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पर्यावरण की स्थिति प्रवृत्ति का आकलन करता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के विकास और इसके बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के बारे में यह इससे संबंधित कार्य करता है। तो ये हो गया हमारा यूनेप। और इसने क्या जो रिपोर्ट यह है कि इमिशंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा यूनेप। और आगे हम लोग देख रहे हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस, फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रो बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस, जिसे IAC भी कहते हैं। इसका आयोजन सबसे जो प्रथम था दिल्ली में किया गया, हमारे राष्ट्रीय राजधानी। और इसलिए मतलब कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि यह इसका आयोजन दिल्ली में हुआ, और क्वेश्चन में जो हमारे एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है। और इसका जो आयोजन किया गया था वो 6 नवंबर से 9 नवंबर तक किया गया था। इसमें जो ये महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्यतः ये याद रखना है आपको कि जो इसका प्रथम ये आयोजन किया गया था और नई दिल्ली में किया गया था। और ये किससे संबंधित है, एग्रो बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता और परिवर्तनशीलता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन और कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो इसमें सम्मिलित रूप से सभी आ जाते हैं एग्रो बायोडाइवर्सिटी में, जिसमें पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव सभी आ जाते हैं। और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए जुड़े रहते हैं। तो इनमें जो परिवर्तनशीलता आ रही है उसको एग्रो बायोडाइवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। और भारत के संदर्भ में देख लें तो इसमें लिखा है कि भारत एक अनूठी फसल और पशु विविधता वाले दुनिया की सबसे विविध देशों में से एक है। तो क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसकी जो क्षेत्रफल अगर कहा जाएगा विश्व के 2.4% है हिस्सा रखता है, लेकिन यहाँ की जो जैव विविधता है वो कितनी है, वह 7 से 8% है, जिसमें 45,000 अधिक प्रजातियाँ और 91,000 प्रजातियाँ शामिल हैं। तो इसमें जो है ये सब शामिल हैं, और इसलिए भी हमारे जो है भारत है पशु विविधता के लिए और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए शायद यह यहाँ पे आयोजन किया गया हो, ये यहाँ पे आयोजन किया गया हो। तो ये हम लोग रहा, ये याद रखना है कि ये कहाँ आयोजित किया गया था और कब किया गया था, 2016 में 6 नवंबर से 9 नवंबर तक, और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। आगे हम लोग देख रहे हैं कि लुप्त चंद्रप्रभा नदी का साक्ष्य मिला। तो ये जो है ये लुप्त हो चुकी थी बहुत, इसका इतिहास में इसका नाम साक्ष्य मिलता है। तो यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसने कोणार्क सूर्य मंदिर के पास पौराणिक चंद्रप्रभा जो नदी है उसका प्रमाण जो साक्ष्य मिला है इसके अनुसार यूनेस्को को। तो ये इसके बारे थोड़ा देख लें। अब पहले देख लें कि जो यूनेस्को है इसमें, क्योंकि जो यूनेस्को है उसकी ही
विरासत मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में हम लोग देख लें तो क्योंकि ये जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल एक ऐसी साइट है जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के अंतर्राष्ट्रीय विश्व विरासत कार्यक्रम के लिए नामित किया गया है। तो ये जो क्या करता है, यूनेस्को की ये साइट है, यूनेस्को से संबंधित है। और ये क्या करती है कि जो ये क्या करती है, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक मतलब कि विरासत जो है विश्व स्तर पे, और इस तरह से इस संदर्भ में जो भी शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, उस तरह से और पर्यावरण के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, उस तरह की क्या करती है, ये उसका संरक्षण करती है, उसको ये अपने तरफ से उसको सूची में दर्ज कर लेती है। तो फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं कि जो है कि फिलहाल में 1052 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 165 डिस्ट्रिक्ट में है। और जो इसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसकी जो हेड क्वार्टर है पेरिस में है। और इसे कब यूनेस्को द्वारा इसे कब इस संस्था को बनाया गया था, मतलब इस साइट को, तो इसको बनाया गया था 16 नवंबर 1972 में। और ये महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद इसके पहले इस तरह से आप देख लें यूनेस्को के बारे में भी, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी महत्वपूर्ण है। यूनेस्को से संबंधित जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो वैश्विक लेवल पे कोई भी कार्य करते हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो हम लोग देख लें यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में 16 नवंबर को हुई थी। और यह क्या करती है, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। और इसका फिलहाल में कितने सदस्य देश हैं, 195। तो ये जो है यूनेस्को है वो पेरिस में जैसे कि स्थित है। और इसके उद्देश्य जो हैं इसमें है कि सार्वभौम कानूनों और मानवाधिकार के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ाने और शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सुधारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ावा देने के द्वारा शांति, सुरक्षा स्थापित करना। विभिन्न जैसे शिक्षा के माध्यम, सांस्कृतिक, विज्ञान के जो सुधार हैं उसमें विभिन्न कार्य है उसको बढ़ावा देती है। और जिससे कि और इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति में योगदान देती है। तो ये हमारा रहा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये रहा हमारा यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट को एक तरह से साइट घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा। और यूनेस्को किसका ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को किसका पार्ट है, ये यूएन का पार्ट है। तो ये हमारा यूनेस्को। आगे देख लें जो चंद्रभागा नदी के बारे में जान रहे थे, जो मतलब हम लोग पढ़ रहे थे और डिस्कस कर रहे थे, जो कोणार्क में है और वो उड़ीसा में है। तो वहाँ पे साक्ष्य यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके द्वारा मतलब मिला है, बताया है। तो वो कैसे बताया है, तो ये है पैलियो चैनल। जो पैलियो चैनल होता है ये इसके माध्यम से क्या किया कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसने मतलब कि रडार, भूमि भेदन रडार का प्रयोग करते हुए इसका पैलियो चैनल का पता किया। तो पैलियो चैनल क्या है, पैलियो चैनल का पता किया जिसके माध्यम से चंद्रभागा नदी के बारे में हमें जानकारी मिली और यूनेस्को ने हमें बताया। तो पहले जान लें कि पैलियो चैनल है क्या। पैलियो चैनल किसी निष्क्रिय नदी या नदी धारा का अवशेष है जिसे नवीन तलछट से या तो भर दिया जाता है या दबा दिया जाता है। मतलब कि जैसे कि कोई भी नदी इधर चल रही है और बहुत समय बाद यहाँ पे मिट्टी जमा होते गई या फिर कोई भी अवसाद वहाँ पे जमा होते गए, तो क्या हुआ, वो वहाँ नदी मतलब कि दिखाई नहीं दे रही, समतल हो गई है, लेकिन उसके साक्ष्य जो है ये भूमि वेदन रडार के द्वारा मिल गए हैं। तो इसी को जो इस तरह के मतलब कि जो धारा है, नदियों की पुरानी धारा है, तो उसको कहा गया है, उसके अवशेष को पैलियो चैनल कहा गया है। तो ये भी हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेगा कि पैलियो चैनल क्या है, तो इसको भी याद रखना है। आगे हम लोग देखें कि ये देख रहे हैं फ्लाइंग एश उपयोगिता नीति। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा नवंबर 2016 में थर्मल पावर प्लांट एश उपयोगिता नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इसके द्वारा महाराष्ट्र इस नीति को अपनाने वाला भारत का पहला
राज्य है। तो जो ये फ्लाइंग एस नीति को अपनाया गया महाराष्ट्र के द्वारा, और ये जो भारत इस नीति को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो अब हम लोग जान लें कि फ्लाई एस क्या है। तो फ्लाई एस हम लोग देख रहे हैं, यह थर्मल पावर प्लांट से निकले अलग अलग प्रकार के कोयले के अवशेष हैं। जो जैसे थर्मल पावर प्लांट जो कोयले से बनाया जाता है, तो उसके अवशेष निकलते हैं, तो उसके अवशेष विभिन्न रूपों में निकलते हैं, जिसे फ्लाई एस के रूप में जाना जाता है। इसमें Si2 Al2O3 ClO LOI, तो इसमें क्या है, ये इसका जो फुल नेम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और लॉस ऑन एंजिसन, तो ये सब है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि फ्लाइंग एस में क्या क्या है, तो इसको भी हम लोग को याद रखना है कि इसमें जो है Si2 है, Al2O3 है, CaO है, LO3, क्योंकि जो है जो एग्जाम का पैटर्न है उसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो हम लोग को ऐसे तैयार रखना है ताकि ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसे इसकी उपयोगिता को किसने अपनाया गया है, किसके द्वारा अपनाया गया है, महाराष्ट्र के द्वारा। वो भारत का प्रथम राज्य है। और क्या है, ये कोयला के अवशेष हैं जो विभिन्न रूपों में हैं। इसका उपयोग क्या है, जो इसका उपयोग करेगा कैसे, तो इसका उपयोग किया जाएगा सीमेंट बनाने में, ईंट बनाने में, सड़कों, आवास इत्यादि के निर्माणकारी गतिविधियों में इसका उपयोग किया जाएगा फ्लाइंग एश का। तो ये है फ्लाइंग एश, तो इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं आपदा जोखिम न्यूनीकरण। यह दिल्ली घोषणा पत्र है, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यह एक ऐसी राजनीतिक वक्तव्य है जो सरकारों द्वारा आपदा जोखिम को कम करने और रोकने एवं समुदायों, राष्ट्रों और एशियाई क्षेत्र के आपदा प्रतिरोधकता को मजबूत बनाने की दिशा में भागीदारी। मतलब कि यहाँ पे जो आयोजन किया गया, तो इसका मुख्य किस दृष्टिकोण से किया गया, तो ये क्या करते, जो आपदा है, विभिन्न तरह के आपदा, बाढ़ हो गए, जो सुनामी हो गई या फिर भूकंप हो गया, इस सब पे इस आपदा को ख़त्म मतलब कम करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्षति को कम करने के लिए इसका जो मतलब कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। और फिर इसमें विभिन्न जो देख रहे हैं सहयोग, समुदायों के सहयोग, आपदा से संबंधित और विभिन्न राष्ट्रीय के सहयोग को पर इस पे बात किया गया है। आगे हम देखें कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्री सम्मेलन 2016 नई दिल्ली में संपन्न। तो जैसे कि ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ और यह AMCDRR है। तो इसका ये मतलब एशियाई मंत्री आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिमंडल सम्मेलन, जिसे AMCDRR कहते हैं। इसे दिल्ली घोषणा पत्र भी कहा गया, क्योंकि दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसे दिल्ली घोषणा पत्र कहा गया। आगे हम लोग देख रहे हैं दिल्ली घोषणा पत्र क्या है। यह व्यक्ति केंद्रित और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण के साथ प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। तो जो ये है, ये मतलब कि आपदा जोखिम से तो संबंधित है ही, तो ये व्यक्ति केंद्रित है। मतलब कि ये प्रत्येक व्यक्ति के जान माल नुकसान, मतलब व्यक्ति को बचाने का प्रयास करता है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहे, उससे कोई नुकसान है, तो इससे संबंधित है। तो इसमें सामुदायिक क्षमता को बढ़ाने पर बल दिया गया है और सेंडई फ्रेमवर्क के कार्यकरण के लिए योजना तैयार किया गया है। तो अब देखें कि सेंडई फ्रेमवर्क क्या है। तो जो अभी पहले इसको सेंडई फ्रेमवर्क के बारे में बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लें कि AMCDRR क्या है। तो यह एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और ये द्विवार्षिक सम्मेलन है, अर्थात 2016 में हुआ था, तो अब कब होगा, 2018 में होगा। और इसका 18 में जो होगा मंगोलिया में होगा। इसे संयुक्त राष्ट्र के से विभिन्न एशियाई देशों और यूनिसीडर जो UNISDR जो है द्वारा आयोजित किया जाता है। और ये UNISDR क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क। तो ये दोनों के एशियाई देश और इन दोनों के मतलब कि प्रयासों से इसका आयोजित किया गया था और किया जाता है। और इसका जो AMCDRR है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी।
और ये किस तरह का द्विवार्षिक सम्मेलन है। आगे हम लोग देखें, अब देखें UNISDR जो अभी हम लोग चर्चा किए कि जिसके प्रयासों से इस ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यह है क्या है, ये देखिए इसको देख लेते हैं। इसके स्थापना कभी तो 1990 में और 99 में 99 में, और यह एक प्रोग्राम टाइप का है और इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। तो जिसका ये मतलब यूनाइटेड नेशन संबंधित है और सेक्रेटरीट मुख्यतः सेक्रेटरीट से संबंधित है। तो इसको भी याद रखना है किससे, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। तो ये जो है एक समर्पित सचिवालय के रूप में स्थापित किया गया था ताकि आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति को लागू किया जा सके। जैसे कि जो भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा से संबंधित जो भी कार्यक्रम बनाया जाए, रणनीतियाँ बनाई जाए, उसको लागू करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। तो इसमें हम देखिए इसके कार्य क्या थे, आपदा में कमी के समन्वय के लिए प्रणाली और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की आपदा कमी। जैसे कि इसका जो है कि मतलब कि जो भी आपदा से संबंधित है उसको विभिन्न तरह के आपदाओं के जो उसके लिए कार्य किए जाते हैं, टेक्निक बनाए जाते हैं, उसको समझने मतलब कि एक में मिला के अच्छे से अच्छे उसको संचालित किया जाए ताकि कम से कम जो नुकसान हो। और फिर क्या करता है कि संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न नीतियों को, विभिन्न आपदा संबंधित सिस्टम को लागू करता है पूरे विश्व में, और सामाजिक, आर्थिक और मानवतावादी क्षेत्रों में गतिविधियों के बीच सहयोग सुनिश्चित करता है। तो ये सहयोग मतलब कि विभिन्न तरह से जो आपदा संबंधित है यह कार्य करता है। और जैसे कि इसमें देख रहे हैं महासचिव, यह आपदा जोखिम कटौती के लिए महासचिव के संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिनिधि के नेतृत्व, मतलब कि जो हमारे महासचिव है UN के, उसके प्रतिनिधित्व में यह नेतृत्व में कार्य करता है। तो ये है UNISDR, जिसका स्थापना 1999 में हुई थी। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय आपदा संबंधित काफ़ी जो है कि उस पर जागरूकता बढ़ी है, तो इससे इसको आने की काफ़ी संभावना है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म इसका। और ये किससे संबंधित है, ये इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में है। और फिर जो ये UN सेक्रेटरीट का पार्ट है, मतलब इसका, और इसके नेतृत्व कौन करता है, जो हमारे महासचिव हैं उसके निर्देशन में इसमें कार्य किया जाता है इससे संबंधित। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखें कि जो AMCDRR है, तो अब तक 6 सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है क्योंकि 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत में 2016 से पहले 2007 में भी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो भारत में ये दूसरी बार रहा अवसर जहाँ जब इसका आयोजन किया गया, तो इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। इसका जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसका अगला सम्मेलन जो है वो मंगोलिया 2018 में होगा। आगे हम देखें कि जो AMCDRR है, तो ये इसका उद्देश्य क्या है, आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए श्रेष्ठ पद्धतियों तकनीकों को प्रतिभागी देशों के बीच साझा करना। जैसे कि जो ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है आपदा न्यूनीकरण पे, तो ये क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है जैसे कि कोई भी श्रेष्ठ तकनीक हो आपदा को कम करने के लिए, जोखिम को कम करने के लिए, तो वो तकनीक पद्धति को विभिन्न देशों, एशियाई देशों में जो है इसके जो पार्ट हैं उस देशों में साझा करना। तो ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आगे हम लोग जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेंडाई फ्रेमवर्क को देखेंगे। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, सेंडाई फ्रेमवर्क जापान का एक शहर है जहां मार्च 2015 में एशियाई देशों का आपदा और जोखिम प्रबंधन पर सम्मेलन हुआ। तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, जापान के एक शहर का नाम है। और 2015 में जो एशियाई देशों का यहाँ पे सम्मेलन हुआ, तो इसी यहाँ पे एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया जो आपदा से संबंधित है, आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सेंडाई फ्रेमवर्क।
जो सेंडाई फ्रेमवर्क है इस समय मतलब कि इसका जो लक्ष्य है 2015 से 2030 तक है, और मतलब कि ये आप विभिन्न देशों में 2015 से 30 तक कार्य मतलब कि कार्य करेगा। इसके नियम बताए गए नियम पे विभिन्न देश कार्य करेंगे, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि वो सभी नॉन बाइंडिंग है। जो इसके रणनीतियाँ हैं, जो इसके कार्य हैं, वो किसी देश पे जो इसके प्रतिभागी सदस्य भी हैं वो उसके लिए नॉन बाइंडिंग है। मतलब उसके विचार पे भी डिपेंड करता है, उसके सोच पे भी डिपेंड करता है कि उसे लागू करे या फिर नहीं। तो ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है किसी भी देश के लिए नॉन बाइंडिंग है। मतलब उस पर वो किसी भी रूप से ये नहीं है कि आपको लागू करना है, अर्थात नॉन बाइंडिंग है। और यह ह्यूगो फ्रेमवर्क 2005 से 15 का स्थान लेगा। जो इससे पहले क्या था, जो सेंडाई फ्रेमवर्क है इससे पहले कार्य कर रहा था ह्यूगो फ्रेमवर्क जो 2005 से 15 तक था, तो उसके स्थान पे इसे लाया गया सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क के 7 लक्ष्य हैं जिसको देख लेते हैं। देखिए इसमें है कि आपदा से होने वाले मौत को कम करना, जो पहला है। फिर है प्रभावित लोगों की संख्या में कमी लाना। फिर आर्थिक नुकसान में कमी लाना। आधारिक ढांचा की क्षति को बचाना। चेतावनी अलर्ट जो अलर्ट प्रणाली है, जैसे कि आपदा संबंधित भूकंप आया या फिर बाढ़ आ मतलब कि जैसे कि बाढ़ आया या फिर सुनामी, इस सबसे संबंधित जो है ऐसे अलर्ट प्रणाली विकसित किया जाए किसी भी देश में, ताकि लोग बाघ तुरंत सूचित हो जाए और मतलब इससे जानकारी ले लें और वहाँ से वो दूसरे जगह चले जाएं, जिससे कि क्षति कम होगी। और फिर क्या है, आपदा से निपटने के लिए नई तकनीक को बढ़ावा देना और आपदा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो इसके ये 7 जो लक्ष्य हैं जो निम्नलिखित हैं, आप देख रहे हैं। अब देख रहे हैं कि पंजाब में पहली 2G एथेनॉल जैव रिफाइनरी जो है स्थापित की गई है। तो ये क्या है, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल है जो है उसको स्थापित किया गया है। तो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है, यह खाद्य उत्पादों या गैर खाद्य उत्पादों के लिए अनुपयुक्त सीमांत कृषि भूमि से प्राप्त किया जाता है। जो बायोफ्यूल है उसका जो जैव ईंधन है उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, वो गैर खाद्य पदार्थों जैसे कि और खाद्य पदार्थों के कुछ भाग और ऐसे कि मतलब कि जो अनुपयोगी क्षेत्र है उससे प्राप्त किया जाता है, जैसे कि लकड़ी, जैविक अपशिष्ट, खाद्य फसल अवशिष्ट, इस सभी को मिला के अवशिष्ट है जिसका उपयोग नहीं है उसको मिला के इस 2G एथेनॉल मतलब कि जो बायोफ्यूल का निर्माण किया जाता है सेकेंड जनरेशन संबंधित। तो इसके लिए ये जो पंजाब ने पहली बार जो रिफाइनरी है 2G एथेनॉल रिफाइनरी, तो उसका स्थापना की है पंजाब में। आगे हम लोग जानेंगे कि जब हम लोग देखें कि सेकेंड जनरेशन वो कहलाता है, तो फर्स्ट जनरेशन क्या होगा, तो ये सीधे खाद्य पदार्थों के जो है कि सीधे खाद्य पदार्थों को इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए ये हम क्या है कि पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि कुछ वर्ष इसमें कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से खाद्य पदार्थों की कीमतों में वैश्विक वृद्धि के लिए दोषी ठहरा है, क्योंकि ज़्यादा से मात्रा में अगर ये बायोफ्यूल्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या होगा कि इसमें कमी आ जाएगी हमारे खाद्य पदार्थों में, क्योंकि ऐसे खाद्य पदार्थों की मतलब कि कमी हो रही है। तो इसलिए फर्स्ट जनरेशन को जो है ये मतलब कि नुकसानदायक है। अब थर्ड जनरेशन क्या होगा, सेकेंड जनरेशन देख लिए, फर्स्ट जनरेशन देख लिया, अब थर्ड क्या है, ये स्पेशली इंजीनियर्ड एनर्जी क्रॉप्स के सहयोग से जैव ईंधन की आपदा में सुधार पर आधारित है, जैसे कि ऊर्जा स्रोत के रूप में अर्थात शैवाल, मतलब कि जो शैवाल से संबंधित जो मतलब कि जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है उसके थ्रू बनाया जाता है। इसमें टेक्निक वगैरह लगा के बनाया जाता है और मेनली शैवाल के थ्रू बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं थर्ड जनरेशन जैव ईंधन बायोफ्यूल्स, जो काफ़ी ही फ्रेंडली होगा, लेकिन ये थर्ड जनरेशन का होगा। और फोर्थ जनरेशन में क्या आएगा, यह दूसरी और तीसरी से अलग है।
मतलब कि ये अलग है। इसमें उत्पादन के सभी चरणों में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लिया जाता है, जिसका भंडारण किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि कार्बन जो डाइऑक्साइड होता है विभिन्न जो व्हीकल्स हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड चलाने पे उत्सर्जित होता है। तो उससे क्या करता है कि उस ये कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वो मतलब कि बिल्कुल उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगा और उसका अवशोषण कर लेगा, उसका भंडारण करेगा। तो ये हो गया फोर्थ जनरेशन जैव ईंधन। तो ये कभी पूछ सकता है कि सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन जो फ्यूल्स हैं वो क्या हैं, तो हम लोग को याद रखना है कि क्या है। आगे हम लोग देखते हैं वारदा साइक्लोन वारदा चक्रवात। तो ये दिसंबर में आया था और तमिलनाडु के चेन्नई तमिलनाडु के चेन्नई क्षेत्र और फिर आंध्र प्रदेश के कुछ आसपास क्षेत्र सकाई पर प्रभावित हुए थे। और ये क्या है, ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है। तो ये क्वेश्चन जो पूछ सकता है वर्धा मेनली ये पूछ सकता है ये किस तरह का चक्रवात है। तो ये है, या तो नाम पूछ लेगा क्या है, वर्धा क्या है, या फिर ये पूछेगा ये किस तरह का चक्रवात था, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसको याद रखना है। आगे हम लोग देख रहे हैं एनजीटी के निर्माण में एनजीटी के निर्णय सांभर झील के संदर्भ, मतलब जैसे कि एनजीटी ने कुछ निर्णय लिए, देख लेते हैं क्या निर्णय लिया। एनजीटी जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने राजस्थान सरकार को सांभर झील के उन लवण कुंडों के आवंटन रद्द करने का निर्देश दिया है जो आर्द्र भूमि के भीतर अवशिष्ट हैं। तो जो एनजीटी है ना, तो जैसे सांभर झील आपको पता ही है कि वो खारे पानी का झील है। तो खारे पानी को वहाँ पे क्या किया जाता है कि विभिन्न कंपनियों के द्वारा विभिन्न मतलब जो कंपनी है वो क्या करेंगी वहाँ पे नमक व्यापार, जैसे नमक उत्पादन का कार्य करती हैं, तो विभिन्न जगहों पे उसकी खुदाई कर देती हैं और वहाँ से ये कार्य करती हैं। तो इसमें क्या कहा है, एनजीटी ने इस पे रोक लगा दिया है और कहा है कि मतलब कि क्योंकि ये आर्द्र भूमि का क्षेत्र है, जो आर्द्र भूमि का क्षेत्र है वहाँ पे उसके जो जल कुंड है मतलब साल्ट पैन्स है उसको आवंटन पे रोक लगा दिया है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि राजस्थान ये है और यहाँ पे आपको मिलेगा ये सांभर झील, ये सांभर झील है और ये खारे पानी का झील है और इधर आर्द्र भूमि का भी क्षेत्र यहाँ पे है। तो ये इसको याद रखना है। आगे हम लोग देख रहे हैं जो ये सांभर झील है ये कहाँ पे है, ये जयपुर में है और यह मतलब जयपुर और नागौर क्षेत्र जो है वहाँ पे उसके डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, तो उस क्षेत्र में फैला हुआ है। और यह सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। यह एक रामसर स्थल है और एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पे जो रामसर मतलब कि आर्द्र भूमि का क्षेत्र है और पक्षी क्षेत्र भी यहाँ विभिन्न प्रमुख महत्वपूर्ण है। तो ये सांभर झील के बारे में आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अब देख लें एनजीटी जिसने इसके बारे में सांभर झील से संबंधित जो है रोक लगाया है वहाँ पे जो जलकुंड के आवंटन पे, तो वो क्या है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, यह स्थापना 2010 में हुई थी और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा हुई थी। तो इसको महत्वपूर्ण वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि जो ये है इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा हुई थी और यह 2010 में हुई थी और इसके मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और यह अन्य क्षेत्रीय इसके कार्यालय जो हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता जो है कोलकाता, चेन्नई इत्यादि में है। तो ये इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके कार्य क्या हैं, ये प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के परिवर्तन, जैसे कि जो प्राकृतिक क्षेत्र है उससे संबंधित कोई भी कार्य है पर्यावरणीय कार्य, उसके अधिकारों के परिवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए राहत और क्षतिपूर्ति का प्रदान करना, और ये भी कार्य करता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति क्षतिग्रस्त जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया उससे भी ये कार्य करता है, उसके लिए संपत्ति मतलब कि हेल्प करता है। ये इम्पोर्टेंट है कि इसका भी ये कार्य है।
और यह है कि उपरोक्त से जुड़े हुए मामले को प्रभावशीलता और तीव्र गति से निपटारा, जैसे कि कोई भी अगर किसी ने एक्सीडेंट कर दिया तो उससे संबंधित मामले हैं, और कोई ने पर्यावरण को क्षति पहुंचाई, किसी ने अधिकारों का उल्लंघन किया, तो उसके संदर्भ में जो प्रभावशाली निर्णय मतलब कि निपटारा देने का ये कार्य करता है। आगे हम देखें कि जो अधिकरण है वो के लिए आवेदनों और याचिकाओं के 6 माह के अंदर निपटारा अनिवार्य है। देखिए कितना फास्ट कार्य करता है, मतलब कि 6 माह के लिए पूर्णतः ये क्या करेगा कि निपटारा कर देगा किसी मामले में। तो ये एनजीटी निम्नलिखित अधिनियम से संबंधित मामले में निर्णय देता है, जैसे कि वायु प्रदूषण निवारण एक्ट 1974, इसके बारे में और देख लें। जैसे यहाँ विस्तृत रूप से है, ये है जल प्रदूषण और निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा एक्ट 1991, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और जैव विविधता अधिनियम 2002 के द्वारा इसको क्या है, ये सभी संबंधित मामलों से वायु हो गया, जल हो गया, पर्यावरण हो गया, सार्वजनिक बीमा संबंधित हो गया, वन संरक्षण, जैव विविधता, ये सभी मामलों की निर्णय देता है इन सभी मामलों पे। तो ये हो गया एनजीटी ट्रिब्यूनल, और काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये इको सेंसिटिव जोन। कुछ क्षेत्र जैसे कि महाराष्ट्र की सरकार ने, ये महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र की सरकार ने इस पार्क का कुछ क्षेत्र जो है लगभग, इसमें लिखा है कि ये 59.46 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या क्या कहा है, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। तो किसके द्वारा, महाराष्ट्र की सरकार द्वारा। तो इको सेंसिटिव जोन क्या है, पर्यावरण की रक्षा हेतु ऐसे क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को प्रबंधित एवं विनियमित किया जाए। मतलब कि अगर कोई भी क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है तो उसमें क्या होगा कि वहाँ जाना आना, कुछ भी कार्य करने पे कुछ सीमा तक प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो इसको कहते हैं इको सेंसिटिव जोन। अगर हम देखें इको सेंसिटिव जो जोन है, पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत एसीजी जो है इको सेंसिटिव जोन है उसको अधिसूचित किया गया, मतलब लाया गया 1986 के द्वारा। और फिर ये ESG के जो एक इको सेंसिटिव जोन है के दिशा निर्देश की गतिविधियाँ 3 श्रेणियों में वर्गीकृत की गई है। मतलब कि ये किस तरह से रोक लगाएगा, किस तरह की जो सीमा ये तय करेगा, इको सेंसिटिव के अंतर्गत किस तरह की सीमाएं होती हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं आगे। ये इसमें देखा है कि निषिद्ध, विनियमित और अनुमति प्राप्त, तो इस 3 तरह की श्रेणियाँ होती हैं। निषिद्ध है कि अगर निषिद्ध का कुछ क्षेत्र निषिद्ध रहते हैं, इसमें वाणिज्य, उसमें क्या रहते हैं निषिद्ध, वहाँ पे कार्य नहीं होगा, वाणिज्य की खनन का कार्य नहीं होगा, कोई बड़ी विद्युत परियोजनाएं नहीं स्थापित की, आरा मिलें नहीं स्थापित की जाएंगी, और कुछ हद तक क्या किया जा सकता है, मतलब विनियमित जो है कि और फिर पेड़ों की कटाई को रोकना, और होटल, बिजली तार, कृषि गतिविधियाँ, ये नई प्रणाली, जैसे कि किसी नई प्रणाली वहाँ पे नहीं स्थापित शुरू नहीं किया जा सकता, बड़े मात्रा में पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकती, बड़े स्तर पे होटल नहीं स्थापित किए जा सकते हैं। और यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे स्थानीय समुदाय द्वारा कृषि, बागवानी, वर्षा जल संरक्षण इत्यादि ये कार्य किया जा सकता है। जो स्थानीय समूह हैं वहाँ पे रह रहे हैं, छोटे स्तर पर कृषि कर सकते हैं, वहाँ पे बागान स्थापित कर लगा सकते हैं, तो वो कार्य कर सकते हैं, बाकी ये सब नहीं वहाँ पे, ये तो बिल्कुल मना है, और ये मतलब कि इसको भी नहीं किया जाना है। तो ये 3 श्रेणियाँ हैं। आगे हम देखें संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में देख लें। यह पश्चिम घाट बायोडाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ये पश्चिम में जो है भारत के पश्चिम में। और यह निम्न पशु पक्षी रहते हैं, जो जैसे कि स्तनधारी में जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, 4 सींग वाले मृग, तेंदुआ। पक्षी में आते हैं लेसर ग्रेव, पर्पल हेरॉन, स्मॉलर जो इग्रेट, परियाट, काइट, और सरीसृप मतलब कि जो रेंगने वाले हैं, इंडियन कोबरा और वाइपर, ये सब रहते हैं। तो ये हो गया हमारा
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो इसके बारे में ये भी कभी पूछ सकता है कि वहाँ पे कौन कौन से, ऐसे जनरली नहीं, मतलब कि ये सब तो जनरल है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, और पश्चिम जो घाट है उसका भाग है, इसको भी याद रखना है। आगे हम लोग देख रहे हैं क्षोभ मंडल में अमोनिया की खोज। तो शोधकर्ताओं ने पहली बार ऊपरी क्षोभ मंडल में अमोनिया की मात्रा की खोज की। यह मुख्यतः चीन और भारत के क्षोभ मंडल के ऊपर केंद्रित है। तो जैसे कि शोधकर्ताओं द्वारा ये पता लगा है कि जो ओजोन जो क्षोभ मंडल है उसमें अमोनिया है, और कहाँ पाए गए हैं, मुख्यतः ये भारत और चीन के जो ऊपरी क्षोभ मंडल है उसके ऊपर केंद्रित पाया गया है मुख्यतः ज़्यादातर। और ये इसका कारण क्या है, अमोनिया के जो इतने मात्रा में भारत चीन में पाए गए हैं। यहाँ पशुधन, कृषि और उर्वरक से उत्सर्जन, यहाँ पे जो होता है कि मतलब ज़्यादा मात्रा में पशु और कृषि होते हैं, उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ये अमोनिया गैस जो है क्षोभ मंडल में अमोनिया पाया गया है। तो यह अमोनिया स्थानीय परिस्थिति तंत्र को जो क्या करता है, यह अमोनिया स्थानीय परिस्थिति तंत्र को प्रदूषित करने के साथ एयरोसोल के गठन में भी भूमिका निभाता है। एयरोसोल क्या है, यह वायुमंडल में निलंबित बारीक ठोस कणों और तरल बूंदों की सूक्ष्म कण है। तो एयरोसोल जो है उसके निर्माण गठन में भी यह अमोनिया जो है, एक तो पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषित करता है ऊपर, उसके बाद यह एयरोसोल का भी गठन में भूमिका निभाता है। जो देख लिए कि एयरोसोल क्या है। अब है कि इससे हानि क्या होगा, इससे हानि होगा बादलों के कणों के आकार को संशोधित भी क्या, मतलब कि छोटा किया जा सकता, बड़ा किया जा सकता, उस मतलब असर प्रभावित कर सकता है। बादलों द्वारा सूर्य के प्रकाश का शोषण और प्रवर्धित करने की प्रक्रिया में परिवर्तित ला सकता है। जैसे कि क्या कहते हैं, अगर ये बादलों द्वारा सूर्य का शोषण जो किया जाता है प्रकाश का, उसमें यह परिवर्तन ला सकता है, जिसके कारण क्या होगा, धुंधला और अधिक लालिमा युक्त सूर्योदय और सूर्यास्त हो सकता है। इसके ये अमोनिया गैस जो ऊपर पाए गए हैं उसके हानिकारक प्रभाव हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये जिराफ है, ये संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजाति वैज्ञानिकों द्वारा घोषित किया गया है। और फिर यह इसको वनरेबल प्रजातियों की लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। और जिराफ की आबादी क्योंकि जो 30 वर्षों में ये देखा गया है कि जिराफ के जो आबादी है उसमें 40% की कमी दर्ज की गई है। इसके कारण इसे वैज्ञानिकों द्वारा वनरेबल की स्थिति में दर्ज की गई है, अर्थात संकटग्रस्त और लुप्तप्राय जिराफ को रखा गया है। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिराफ को ये वनरेबल की स्थिति में रखा गया है, तो पूछ सकता है ऑप्शन वाइज, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। और आज के लिए इतना ही, और आगे भी वीडियो जारी रहेंगे, क्योंकि अभी तो ये हमने किया से अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो हम लोग किए, तो वो किए सिर्फ क्या किए, इन्वायरमेंट के पार्ट किए। तो इन्वायरमेंट के पार्ट किए, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कल्चर हो गया, साइंस हो गया, इंटरनेशनल नेशनल हो गया, और फिर इस तरह से ये सभी इम्पोर्टेंट है। और इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है। और मैं ये भी प्रयास करूँगी कि जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँ, तैयार कर लूँ। और फिर आप लोग अगर सहयोग रहेगा, अगर आप लोग कोई अच्छा कमेंट देंगे तो मतलब कुछ एनर्जी मिलती है दोस्त। तो आप लोग कृपया क्या करें कि कुछ अगर अच्छा लगे तो ठीक है, आप लोग लाइक करें, नहीं लगा तो फिर डिसलाइक भी, या फिर कोई सुझाव दे, ताकि मैं अच्छे से अच्छे प्रदर्शन मतलब कि अपना परफॉर्म कर सकूं। और कुछ मतलब कि एनर्जी भी ज़रूरी होता है, जैसे आप लोग को सहयोग मिलता रहेगा तो एनर्जी मिलती रहेगी। तो आप लोग अपना कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह से अच्छे मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के IAS के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको जल्दी से जल्दी आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। तो आप लोग जुड़े रहिए और हमारे एनर्जी को बढ़ाते रहिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।